ये क्या था? पीएमसी के कमांडर ने घबरा कर रेडियो पर पूछा। पहले हेलीकॉप्टर के गिरते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सर, हमें नहीं पता, कोई बहुत बड़े कैलिबर का हथियार है। ड्रोन फीड चेक करो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दूसरी मिसाइल ने भी अपना काम कर दिया। दूसरा हेलीकॉप्टर भी एक जबरदस्त धमाके के साथ तबाह हो गया। अब पीएमसी ब्लैक एरोज को एहसास हो गया था कि वो जिस आसान जीत की उम्मीद कर रहे थे, वो अब उनके लिए मौत का जाल बन चुकी थी। चारों तरफ धुएं और आग के बीच से काले कपड़ों में ढके कुछ मस्कुलर लोग उभरे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि मौत के पंजे लड़ाने वाला कॉन्फिडेंस था। उनके हाथों में क्रिस वेक्टर SMG AI असिस्टेड स्नाइपर राइफल्स थी। पीएमसी ब्लैक एरोज के एक लड़ाके ने चिल्लाकर कहा, ये कौन है? ये किसी आर्मी यूनिट की तरह दिख रहे हैं। कमांडर ने घबरा कर जवाब दिया, ये गिल फैमिली के साइलेंट रीपर्स हैं। ये जब दिखते हैं तो सामने वाले के पास बचने का मौका नहीं होता। हमने इनको टैकल करने की तैयारी कर रखी है। बीजा, तैयार रहो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साइलेंट रीपर्स के सटीक निशाने से पीएमसी के लड़ाके एक एक कर ढेर होते जा रहे थे। रिजॉर्ट से कुछ किलोमीटर दूर एक ब्लैक आर्म्ड वैन में वो वॉर रूम एक्टिव था, जहां से हसन के साथ आए पीएमसी ब्लैक एरो का कमांडर हर मूव को एक्टिवेट कर रहा था। स्क्रीन पर पीएमसी के हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। टारगेट 3.6 किलोमीटर दूर ग्रुप 7 को एलिमिनेट करो, ऑपरेटर ने कहा, और अगले ही पल ऑटोनोमस वॉर ड्रोन्स ने पीएमसी ब्लैक एरोज की पूरी यूनिट को सेकंडों में तबाह कर दिया। हरमन ने स्क्रीन पर टाइमर देखा। 10, 9, 8। कमांडर की मौत के बाद पीएमसी ब्लैक एरोज के नए लीडर ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। EMP ब्लास्ट के साथ ही पूरे इलाके की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पीएमसी के हथियारों के स्मार्ट सिस्टम और उनके हाईटेक हेलमेट्स बंद हो गए। बीटा टीम बेबस खड़ी थी। पीएमसी ब्लैक एरोज के लड़ाके अंधे, बहरे और लाचार हो चुके थे। साइलेंट रीपर्स पूरी तरह तैयार थे। पीएमसी ब्लैक एरोज के लड़ाके अब तक शिकारी बनकर आए थे, लेकिन अब वो कुर्बान होने वाले बकरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। बाहर साइलेंट रीपर्स ने सभी को बंदी बना लिया और सभी को अपनी गिरफ्त में लेकर उनकी जांच की और कपड़े उतारकर हाथ पैर बांधकर उन्हें अपने साथ ले गए। सारा खेल केवल 5 मिनट का था। साइलेंट रीपर्स बाहर आए सभी को कैद कर चुके थे और अंदर ले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अंदर हरमन गिल ने एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ हसन से कहा, जो तुमने सोचा था वो तो अब शुरू ही नहीं हो पाया, पर अब जो होगा उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। उधर मंगोलिया में जारगल के सरेंडर के साथ ही मैदान में सन्नाटा छा गया। मंगोल सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन असली खेल अब शुरू होना था। कुछ ही देर में हाउस ऑफ लेगेसी के हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव अपने बख्तरबंद काफिले के साथ वहां पहुंच चुके थे। एक खतरनाक लड़ाई की धूल अभी पूरी तरह बैठी तक नहीं थी कि दोनों पार्टी के बीच बातचीत का माहौल तैयार हो चुका था। हाउस ऑफ लेगेसी की गार्डियंसी में एक टेबल सज कर तैयार थी और दोनों पार्टीज को वहां आने का बुलावा भेजा जा चुका था। हाउस ऑफ लेगेसी के रिप्रेजेंटेटिव ने दोनों पक्षों को बुलाया। मंगोलों की ओर से जारगल के साथ बांटमक फैमिली के सीनियर और उनके बॉडीगार्ड आए थे। वहीं दूसरी तरफ से केवल ध्रुव, जसविंदर, तेजा और कर्नल रंजीत बैठे थे। ये केवल एक जीत या हार का मामला नहीं था, ये मंगोलिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस के फ्यूचर का सवाल था। बांटमक फैमिली जान चुकी थी कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ध्रुव ने इस लड़ाई के शुरू होने से पहले हाउस ऑफ लेगेसी को इन्वॉल्व कर लिया था, इसलिए अब बांटमक फैमिली अपने वादे से मुकर भी नहीं सकती थी। उन्हें गिल ग्रुप को चारों गोल्ड माइंस बेचने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ घंटों की लंबी बातचीत के बाद बांटमक फैमिली के एक मेंबर ने कहा, हम ये लड़ाई हारे हैं, लेकिन हमारी शर्तें अब भी कायम हैं। हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि इन गोल्ड माइंस में कुछ हिस्सा मंगोलियन गवर्नमेंट को जाता है और कुछ। उनकी बात को बीच में काटते हुए ध्रुव ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी। अगर यही करना होता तो मैं पूरी डील अपनी शर्तों पर करता, लेकिन मैं बिजनेस करता हूँ। तुम्हारी माइंस के बारे में हमने पहले ही स्टडी कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू मेक इट अ डिसेंट डील। हालांकि इतनी खौफनाक लड़ाई जीतने के बावजूद भी ध्रुव एक ईमानदार बिजनेसमैन की तरह डील कर रहा था, जिसे देखकर बांटमक फैमिली के लोग भी हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि ध्रुव उन्हें मिट्टी के दाम पर बेचने को मजबूर करेगा, लेकिन ये सब उनकी सोच से परे था। हाउस ऑफ लेगेसी के एक मेंबर ने हामी भरते हुए कहा, मैं गिल ग्रुप को जानता हूँ। इनकी पॉलिसी हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की रही है। अगर सौदा सही रहेगा तो मंगोलियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा। कुछ घंटों की बातचीत के बाद सौदा तय हुआ। गिल ग्रुप ने चारों गोल्ड माइंस को मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा कीमत पर खरीद लिया था। ये न केवल एक बिजनेस डील थी, बल्कि पूरे मंगोलिया और इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक इशारा भी थी।
गिल ग्रुप न केवल अपने टैक्टिक्स और फिजिकल माइट से जीतता है बल्कि अपनी जेनरोसिटी और बिजनेस एथिक्स से भी। इन चारों माइंस का एनुअल प्रोडक्शन लगभग 250 टन का था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में बानपुंग फैमिली और मंगोलियन सरकार का हिस्सा पहले से तय था। कई बिजनेस लॉबी चाहती थी कि ध्रुव इन शर्तों को बदले, लेकिन ध्रुव ने ऐसा नहीं किया। उसने पुराना स्ट्रक्चर बनाए रखा ताकि मंगोलिया की लोकल पॉलिटिक्स में अननेसेसरी टर्मोइल ना हो। अंत में दोनों पार्टीज के राजी होने के बाद हाउस ऑफ लेगेसी के मेंबर्स ने इस पूरी डील पर अपनी मोहर लगा दी। उन्होंने ध्रुव के हर मूव की तारीफ की कि कैसे उसने लड़ाई में जीत के बावजूद ईगो ऑफ द विनर नहीं दिखाया बल्कि इसे एक हिस्टोरिकल बिजनेस डील में बदल दिया। बानपुंग फैमिली हेड जब तक शांत था पहली बार बोला, तुमने लड़ाई जीत कर भी हमें बेइज्जत नहीं किया ध्रुव गिल। हमने सोचा था कि तुम बस एक ट्रबल मेकर हो, लेकिन तुम असल में एक बड़े खिलाड़ी निकले। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़ाइयां हथियारों से नहीं दिमाग से जीती जाती है। इस सौदे के साथ ही युद्ध की आखिरी कड़ी भी खत्म हो गई। बानपुंग फैमिली के चेहरे पर हार की झलक थी, लेकिन वो इस बात को समझ चुके थे कि ध्रुव ने ऐसे ही एक बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं किया था। डील पूरी होने के बाद ध्रुव ने निहाल को फोन मिलाया। हमारे हाथ मंगोलिया में कुल 9 गोल्ड माइंस लगी हैं, जिनमें से 4 सबसे बड़ी माइंस बांटमुख फैमिली की थीं। कुल मिलाकर करीब 3500 टन गोल्ड का एनुअल प्रोडक्शन होगा। क्या इतना काफी होगा या हमें और सोना चाहिए? निहाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कुछ देर तक चुप रहकर अपने सामने स्क्रीन पर कुछ देखा, फिर ठहरते हुए जवाब दिया, अगर मेरे कैलकुलेशन सही हैं, तो हमें कम से कम 1500 टन गोल्ड और चाहिए। ध्रुव ने फोन के दूसरी तरफ कुछ सोचते हुए कहा, समझ गया, तो इसका इंतजाम भी करना पड़ेगा। निहाल ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, चिंता मत करो, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। बस तुम अपने प्लान के अगले फेज पर ध्यान दो। उधर सौदा पूरा होने के बाद हाउस ऑफ लेगेसी के लोग जाने लगे। तभी वही चील जैसी आंखों वाली लड़की जो बानपुंग फैमिली से जुड़ी थी और जागुल के साथ दिखी थी, जसविंदर के पास आई। वो पूरी लड़ाई के दौरान जसविंदर के लड़ने के अंदाज को गौर से देख रही थी। जसविंदर दूर अकेले में खड़ा होकर सिगरेट सुलगा चुका था। तभी वो लड़की धीमे कदमों से उसके पास आई और बिना किसी फॉर्मेलिटी के बोली,